वेलकम स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है पावर से रिलेटेड कुछ एमडी टाइप के क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको एमडी कैट और ई कैट में हेल्प आउट करेंगे। स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व हैं। उसकी रीज़न ये है कि इससे पहले ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया, लेकिन साउंड की बैड क्वालिटी होने की वजह से वो उसको अपलोड नहीं कर सके। सो आप लोग जस्ट इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। हम इस सेकंड क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। लिखा हुआ है स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ। जो वर्क टाइम ग्राफ है उसकी स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती है स्टूडेंट? देखें, सबसे पहले वर्क और टाइम ग्राफ को चेक करें। देखें, वर्क को अलॉन्ग वाई एक्सिस, टाइम को अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्लॉट किया गया है और यहाँ पे एंगल थीटा है। हमें पता होना चाहिए स्लोप tan ऑफ थीटा की इक्वल है। स्टूडेंट्स, से tan ऑफ थीटा की इक्वल स्लोप है, तो tan ऑफ थीटा कैसे फाइंड करते हैं? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये परपेंडिकुलर हमारा वर्क के पैरेलल है और ये हमारा टाइम है, तो ये वर्क बटा टाइम, और ये वर्क बटा टाइम हमने पढ़ा हुआ है कि पावर इक्वल्स टू वर्क बटा टाइम। सो आपने याद रखना है कि वर्क और टाइम की जो स्लोप होती है वो पावर को रिप्रेजेंट करती है। अब स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड हमारा सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, इसको समझना है। अब एनर्जी, क्योंकि वर्क को एनर्जी भी लिखा जा सकता है, तो अब मैंने एनर्जी और टाइम्स के दरमियान ग्राफ बनाया है। देखिए, एनर्जी स्टार्ट पे जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद जो है वो एनर्जी कांस्टेंट हो जाती है बॉडी की। तो इस ग्राफ के दो पार्ट्स बन जाते हैं। एक हमारा ओ से लेके ए तक पार्ट है, दूसरा ए से लेके बी तक पार्ट है। स्टूडेंट्स, ओ से लेके ए तक पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये देखिए, ओ से लेके ए तक पार्ट को सॉल्व किया हुआ है। उसके बाद हम ए से लेके बी तक पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये हमारा ए से लेके बी तक पार्ट को सॉल्व किया हुआ है। देखिए, ओ से लेके ए तक आपका थीटा कांस्टेंट है। थीटा कांस्टेंट है, इट मीन्स स्लोप भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि ये स्लोप डिपेंड करती है tan ऑफ थीटा पे। जब थीटा कांस्टेंट है देन स्लोप भी कांस्टेंट होगी। जब स्लोप कांस्टेंट है देन पावर भी कांस्टेंट है। तो पावर किसकी इक्वल आएगी? ई बटा टी, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे चेक करें ए से लेके बी तक। ए से लेके बी तक एंगल ज़ीरो है। देखिए, थीटा ज़ीरो है, स्लोप भी ज़ीरो है और पावर भी ज़ीरो है, क्योंकि बॉडी की एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रही। याद रखना है, जब भी वर्क होता है देन एनर्जी स्टोर होती है। जब वर्क ज़ीरो होगा एनर्जी बॉडी की कांस्टेंट रहती है। तो इसको वाइस वर्सा याद रखेंगे, वर्क ज़ीरो एनर्जी कांस्टेंट वर्क ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एनर्जी कांस्टेंट है, देन आपके पास वर्क ज़ीरो होगा। तो पावर इक्वल्स टू वर्क बटा टाइम्स, वर्क ज़ीरो हुआ तो अभी पावर ज़ीरो होगी। इस रीजन में आपके पास पावर ज़ीरो है, इस रीजन में पावर आपके पास नॉन ज़ीरो है। अब देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आपका थर्ड क्वेश्चन उसी ग्राफ से रिलेटेड है, एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ। अब पावर और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, इसके अंडर एरिया हमने फाइंड करना है कि ये जो हमारा जो एरिया है ये वाला, ये स्टूडेंट्स से किसको रिप्रेजेंट करता है। हमारा क्वेश्चन यही है, हमें एरिया फाइंड करना आना चाहिए। मैथमेटिक्स में किसी भी जो ट्राइंगल का एरिया होता है, हाफ इसकी लेंथ और विड्थ होती है, यानी हाफ करेंगे। ये देखिए 1/2, ये इसकी लेंथ टाइम और ये इसकी विड्थ यानी पी। अब मुझे देखना है कि ये हमारा 1/2 पी किसके इक्वल है। स्टार्ट पे बॉडी की पावर ज़ीरो है और एंड पे बॉडी की पावर पी हो गई, तो इसका मतलब एवरेज पावर 0 प्लस p/2, इट मीन्स p/2। ये आपका जो p/2 आया है ये एवरेज पावर के इक्वल है। अभी यहाँ से हमने पढ़ा हुआ है कि एवरेज पावर बराबर होती है वर्क बटा टाइम्स के इक्वल। यहाँ से वर्क इज इक्वल्स टू एवरेज पावर मल्टीप्लाई बाई टी। तो याद रखना है कि ये जो एवरेज पावर मल्टीप्लाई बाई टी आपके पास वर्क के इक्वल है। तो ये भी आपके पास एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वर्क और टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है वो ये जो आपके पास पावर और टाइम की ग्राफ एरिया, इसके अंडर जो एरिया है वो वर्क को रिप्रेजेंट करता है। एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट वर्क। अब इसी से जुड़ा हुआ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, देखें उस चीज़ को। अब देखें, ये आपका ग्राफ एक तो ट्राइंगल है, ये एक नीचे स्क्वायर है, यानी पहले जो टाइम के साथ साथ बॉडी की जो पावर बढ़ती रहती है पॉजिटिवली। अचानक इस टाइम पे आके बॉडी की जो पावर है वो नेगेटिव हो जाती है। इट मीन्स पावर डिपेंड करती है वर्क और टाइम पे, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि वर्क आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। यानी पॉजिटिव वर्क भी होते हैं, नेगेटिव वर्क भी होते हैं, वो डिपेंड करते हैं एंगल पे। तो जब आपका जो पावर नेगेटिव हुई तो ये आपका एरिया नीचे आ गया। जब पावर पॉजिटिव है आपका एरिया ऊपर चला गया ट्राइंगल्स में। जो नेट आपका एरिया होगा वो इस ट्राइंगल्स का एरिया माइनस इस स्क्वायर का एरिया, इन दोनों के एरिया को माइनस करेंगे। इसके एरिया की का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, हाफ इसकी जो बेस है और इसका परपेंडिकुलर है,
और ये जो एरिया जो इसकी लेंथ मल्टीप्लाई विथ के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, इफ़ टू बॉडीज़ परफॉर्मिंग सेम वर्क, इफ़ टू बॉडीज़ परफॉर्मिंग सेम वर्क इन डिफरेंट टाइम द मैक्सिमम पावर इज़ फॉर शॉर्टर टाइम। इसका आंसर है शॉर्टर टाइम्स। अब इसको समझते हैं इसमें है क्या था। इफ़ टू बॉडीज़ परफॉर्मिंग सेम वर्क, वर्क सेम है, टाइम डिफरेंट है, द मैक्सिमम पावर फाइंड करते हैं। हमें पता है कि ये देखें पावर इज इक्वल्स टू वर्क बटा टाइम्स, यहाँ लिखा हुआ है सेम वर्क, तो वर्क सेम है तो ये वर्क कांस्टेंट हो गया, इसको हम ख़त्म करेंगे। तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शंस टू टी, सॉरी पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शंस टू टी। सो मैक्सिमम पावर कब होगी, जब आपका टाइम मिनिमम होगा या टाइम शॉर्टर होगा। तो इसी के लिए मैंने लिखा हुआ है कि मैक्सिमम पावर शॉर्टर टाइम्स के लिए होती है। तो आपके पास ये एग्जांपल्स भी आ सकती है ऐसे। तो देखें अगर आपके पास एक बॉडी ए 10 जूल वर्क करती है, बॉडी बी 10 जूल वर्क करती है, लेकिन इसके लिए टाइम 2 सेकंड्स है, जिसके लिए टाइम 5 सेकंड है। तो आपने याद रखना है कि शॉर्टर टाइम्स के लिए पावर मैक्सिमम होगी, पावर ए की मैक्सिमम, पावर बी की मिनिमम है। अब देखें स्टूडेंट्स से नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन बन सकता है। देखें फॉर सेम वर्क के लिए, फॉर सेम वर्क अगर वर्क सेम हो, रेशियो ऑफ पावर इज़ द इनवर्स रेशियो ऑफ टाइम। अब इसको ज़रा समझना है कि अगर आपके पास पावर का फार्मूला तो आपको पता है पावर इक्वल्स टू वर्क बटा टाइम्स के इक्वल है। तो अगर पहली बॉडी जो है उसके लिए देखें सेम वर्क है, तो वर्क की वैल्यू सेम है, पावर और टाइम डिफरेंट है। P1 इज इक्वल्स टू वर्क ओवर T1, P2 इज इक्वल्स टू वर्क ओवर T2। स्टूडेंट्स देखें अगर हम पावर को डिवाइड करते हैं, क्योंकि बोला हुआ है यहाँ पे रेशियो ऑफ पावर, P1 ओवर P2 फाइंड करते हैं, तो पावर P1 की वैल्यू W ओवर T1, तो ये नीचे है P2, तो ये इसलिए ये वैल्यू जो है इन्वर्स होकर मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ पे तकसीम आएगा, वो बाद में ज़रब हो जाएगा, तो वैल्यू उलट जाएंगी। वर्क वर्क जो है वो नीचे चला गया, टाइम ऊपर चला गया। देखिए वर्क जब आपस में कैंसिल हो गए तो T2 ओवर T1 आ गया। इट मीन्स रेशियो ऑफ पावर इज़ द इन्वर्स रेशियो ऑफ टाइम्स। फॉर सेम वर्क रेशियो ऑफ पावर इज़ द इन्वर्स रेशियो ऑफ टाइम। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमें एग्जाम्पल्स में भी ये पूछा जा सकता है कि अगर दो बॉडीज़ जिसके लिए टाइम की जो रेशियो है वो 3 और 5 है, उनके लिए जो पावर की रेशियो वो किसके इक्वल होगी। स्टूडेंट्स देखिए अगर टाइम में रेशियो आपके पास 3 और 5 है, देन पावर में रेशियो 5 और 3 है। उसकी रीज़न ये है कि रेशियो ऑफ द पावर इज इनवर्स रेशियो ऑफ द टाइम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, देखने में ये क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन इससे रिलेटेड काफ़ी MCQs बन सकते हैं पेपर में। इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, अगर एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड मूव करवा दिया जाए, किसी मशीनरी ने इसको मूव करवाया ऊपर की तरफ, तो थोड़ा सम हाइट इच, देन पावर इज़, तो इसकी उसकी पावर क्या होगी। हमें पता है कि जब भी इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करवाएंगे तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। वो काम जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, वो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh, यही पोटेंशियल एनर्जी है, यही वर्क है। हमने पढ़ा हुआ पावर इज इक्वल्स टू वर्क बटा टाइम से, वर्क की वैल्यू mgh बटा टी। तो यही हमारे पास रिलेशन याद रखना है कि जब भी बॉडी को ऊपर की तरफ शिफ्ट किया जाएगा देन उसकी पावर इज इक्वल्स टू mgh ओवर टी। अगर हमें मास का पता हो, अगर हमें हाइट का पता हो और टाइम का पता हो, हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड आपकी एक एग्जाम्पल्स बुक में दी हुई है स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन इसी से मिलते हुए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ टू बॉडीज़ ऑफ द सेम मास, अगर दो बॉडीज़ जिनके मास सेम है, ये देखिए आपके पास ये दो बॉडीज़ हैं, एक बॉडी का मास m है, दूसरी बॉडी का मास भी m है, शिफ्टेड अपवर्ड थ्रू हाइट h1 एंड h2, एक को हाइट h1 तक शिफ्ट किया गया है, दूसरी को हाइट h2 तक शिफ्ट किया गया है सेम टाइम, दोनों के लिए टाइम सेम है। तो इनकी जो पावर की रेशियो है वो इनकी हाइट की रेशियो की इक्वल होती है। देखिए स्टूडेंट्स ये कैसे फाइंड करना है। देखें हमने कहा कि मास भी सेम है, टाइम भी सेम है, लेकिन जस्ट आपकी हाइट डिफरेंट है। तो हमें पता है कि जब भी बॉडी को अपवर्ड शिफ्ट किया जाता है देन पावर का फार्मूला P इज इक्वल्स टू mgh ओवर टी के इक्वल होता है। तो यही देखें स्टूडेंट्स, P1 इज इक्वल्स टू mgh1 ओवर टी, क्योंकि यही फार्मूला आएगा, लेकिन आपके पास मास भी सेम रहेगा और टाइम भी सेम रहेगा। मास भी सेम रहा, टाइम भी सेम रहा, जी तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है इसलिए इसके साथ कोई 1 2 नहीं लिखा। तो आपके पास P1 इज इक्वल्स टू mgh1 ओवर टी। नेक्स्ट देखें आपके पास जो P2 इज इक्वल्स टू mgh2 ओवर टी। तो इन ये जो m g और t आपका कांस्टेंट है,
इसको ख़त्म कर दें तो P1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H1, और ऐसे M, G और T को ख़त्म करेंगे तो P2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2। अब इसे प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करके हम K लगा देंगे, इधर भी प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करके K लगा देंगे, क्योंकि दोनों के कांस्टेंट सेम है इसलिए मैंने इनको K रख लिया। तो अब दोनों को डिवाइड करते हैं, P1 ओवर P2 इज इक्वल्स टू KH1 ओवर KH2, K से डिवाइड हुआ तो हमारे पास देखें स्टूडेंट्स, इन रेशियो ऑफ द पावर इज़ द रेशियो ऑफ हाइट। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। बाकी इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। बाय, टेक केयर।